नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार ज़बरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम लोग बीएनएस को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। कल हमारी बीएनएस की फाउंडेशन क्लास थी। कल हमने बीएनएस की पहली कक्षा को बहुत अच्छे से समझा, देखा, सुना और जाना। आज हम लोग बीएनएस में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक प्रॉपरली हमने इस सेट को शुरू नहीं किया है। कल जब मैं प्रॉपर इसकी फाउंडेशन को आपके सामने क्रिएट कर रहा था, बना रहा था, तो उसमें हमने सबसे पहले बीएनएस के इतिहास के बारे में थोड़ी सी चर्चा करी और इतिहास के बारे में चर्चा करने के साथ ही मैंने आपको बीएनएस के बारे में और आईपीसी के बारे में कंपैरिजन थोड़ा सा दिखाने का प्रयास किया था कि आईपीसी हमने क्यों हटाई और बीएनएस को हम क्यों लेकर के चले आए हैं। तो उसमें प्रधान कारण ये था कि आईपीसी एक 1860 में बना हुआ कानून है जो आज के समय में प्रासंगिक नहीं रहा है। वो रिलेट नहीं कर पाता है आज के अपराधों से, क्योंकि आज नए नए तरह के अपराध समाज में देखने को मिलते हैं जो उस समय नहीं हुआ करते थे। तो अब इस एक्ट को प्रासंगिक बनाने के लिए हमने आईपीसी को डिसकंटिन्यू कर दिया है और उसके स्थान पर हमने बीएनएस को शुरू किया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ये थी कि कल बीएनएस की आईपीसी की डेट के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, या मतलब उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई थी। तो आपको मैं थोड़ी सी एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एक काम कर लेना आप, मैंने आपको जैसा बताया था कि आईपीसी जो है ना, आईपीसी जो है आईपीसी जो है आईपीसी जो है आईपीसी के संदर्भ में ये बात आप थोड़ा सा नोट कर लें कि आईपीसी की पारित होने की तिथि है ना, आईपीसी की पारित होने की तिथि यानी कि उसके अधिनियमित होने की तिथि, यानी कि उसके इनेक्ट होने की तिथि, अधिनियमित अधिनियमित होने की तिथि, या इसी को कह सकते हो आप इनेक्ट होने की तिथि। ये तिथि है 6 अक्टूबर 1860। कौन सी है? 6 अक्टूबर 1860। ये बिल्कुल ठीक थी, जो कल मैंने थोड़ी सी रब कर दी थी। और साथ में जो इसकी ये है आपकी जो लागू होने की तिथि है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था। लागू होना मतलब कि एनफोर्स होना, तो एनफोर्समेंट डेट के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। वहां पर 1 जुलाई कल मतलब लिखा हुआ आ गया था, 1 जुलाई 1862। तो 1 जुलाई 1862 जो है वह पूरी तरह से गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है, ये आपका रॉन्ग है। तो राइट क्या है? राइट इसमें आपका है लागू होने की तिथि जो है वह है आपकी 1 जनवरी 1862। ठीक है, 1 जनवरी 1862 को आपको क्या मानना है? राइट मानना है। यही आपकी सही है, ये वाली आपकी रॉन्ग है। तो इसको मैं बता रहा था, तो इसको प्लीज आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से भी वैसे तो ना के बराबर चांसेस हैं। अगर उसको डेट ही पूछनी होगी तो वो बीएनएस के रिगार्डिंग पूछेगा, बीएनएस के संदर्भ में पूछेगा। साथ में कुछ बच्चों के डाउट भी थे कि सर आप ऐसे मत पढ़ाइए कि कहीं से भी छोड़ छोड़ के पढ़ा रहे हो, है ना। आपकी जो धाराएं हैं कि 2 3 के बाद फिर उसके बाद जंप कर गए 95 पे, उसके बाद आप 69, ऐसे ऐसे छोड़ छोड़ के चल रहे हो। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि अब तक एक्ट शुरू नहीं हुआ। जब भी मैं एक्ट शुरू करता हूँ, सेक्शन 1 से तो शुरू करते हैं हम लोग, ऐसा थोड़ी है बीच में कहीं से भी शुरू कर देते हैं। अब तक तो ऐसा नहीं किया है। ये वे धाराएं हैं जिनको मैं अलग से बता रहा हूं, जो बीएनएस में नई जोड़ी गई हैं, यानी कि आईपीसी को ही थोड़ा सा घुमा फिरा करके सेक्शन नंबर चेंज करके और बीएनएस के रूप में पेश किया गया है। और नया क्या जोड़ा गया है? जो नए अपराध हैं हमारे, जैसे 111, जैसे 112, जैसे 113। तो मैं वो आपको बता रहा था कौन कौन सी धाराएं उसमें जोड़ी गई हैं। तो धैर्य से चीजों को आपको सुनना चाहिए और धैर्य से चीजों को समझना चाहिए। एक बच्चा ये भी कह रहा था कि सर बाइलिंगुअल ये नहीं है, तो प्रॉपर बाइलिंगुअल चीजें मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सामान्य हिंदी के शब्द भी आपको समझ में नहीं आते हैं, है ना। सामान्य हिंदी के शब्द भी आपको समझ में नहीं आते हैं। हाँ ठीक, हाँ ठीक है। देखो मैं बस क्या कहूँ, देखो मूलभूत बात यह है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। कुछ बच्चे थे, चंद बच्चे थे, उन्होंने कहा था सर हाथ से लिख कर पढ़ाइए। हाथ से लिख करके पढ़ाने में और इस तरह पढ़ाने में आप देखिए क्या विशेष अंतर कोई क्रिएट होगा, आप खुद विचार करिए। और इस तरह से पढ़ाने पर हम चीजों को और गंभीरता से जान सकते हैं,
ठीक है, और गंभीरता से इसको समझ सकते हैं और जल्दी भी इसको हम पूरा कर सकते हैं। अगर इसको मैं हाथ से लिख करके पढ़ाने अगर लगूंगा, तो अगर ये 20 दिन में पूरी होती होगी तो ये 2 महीने आपके लेगी, और फिर बीएनएस, यानी कि अभी कम से कम फिर 4 से 5 महीने के लिए आपकी चीजें टल जाएंगी। और फिर अगर उस टाइम पे एग्जाम आ गया, एकदम से भर्ती आ गई और एकदम से एग्जाम कंडक्ट करवाने वो लगे, तो फिर आप मुझे कहने लगेंगे। मूलभूत बात यह है कि आप एसआई के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसमें और हाथ से लिखने में क्या विशेष अंतर आ जाएगा वो मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, जहां पर हाथ से लिख करके करवाया जाना था वहां पर मैंने हाथ से लिख करके भी करवाया। और अगर आपको मतलब ऐसा लगता है कि हाथ से लिख करके विशेष समझ में आएगा, तो बस मैं क्या कहूँ उसके बारे में, ऐसा नहीं है। आप ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए और चीज़ों को नोट करिए। और मैं सच्ची बात बताऊं, आपको नोट्स बनाने की भी मतलब उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो ऐसे यहाँ पे चीज़ें ये हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहे हैं, किताब आपके पास है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो ना, तो आपको शॉर्ट नोट्स टाइप क्रिएट कर सकते हो, है ना, पूरी की पूरी एक क्लास को आधे पन्ने पर आपने याद करने की फॉर्म में। अगर आप वर्ड टू वर्ड लिख रहे हो, ये बोर्ड पीडीएफ भी आपको मिल रही है, आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल रहे हैं, बुक भी आपके पास है, तो फिर ये सोचने वाली ज़रूरत है कि मतलब आप समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो उसमें। आपको कोई सजा के थोड़ी रखने हैं वो नोट्स के, भाई जिंदगी भर के लिए नोट्स सजा करके रखने हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए और अच्छे से समझने का प्रयास करिए। हाँ ठीक है, अब देखो मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ मैं बिल्कुल ठीक पढ़ा रहा हूँ, आपको बिल्कुल दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज आपको समझ में आएगी, ये मेरा दावा है, बस आप समझने का प्रयास करिए। पिछली वाली भर्ती में भी मैं जब मतलब अपने चैनल पे पढ़ाता था, तो वहां पर मेरा एक, ये तो बड़ा बोर्ड है, इससे भी छोटा बोर्ड था, तो मैं हाथ से धाराएं लिख करके लाता था, ऐसे बीच में लाइन डाल देता था, आप देख सकते हैं चैनल पे जा करके, है ना। तो ऐसे मतलब आपको वहां पर इस तरह से लिखी मिलेगी, इधर 2-3 धारा लिख कर लाता था बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ पे तो बहुत क्लियर लिखा हुआ है, और यहाँ से लिख कर लाता था और उसको एक्सप्लेन करता था, उसको बच्चों ने पढ़ा, अपने हिसाब से नोट्स बनाए और वो आज दरोगा बने हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ा सा विश्वास करिए और थोड़ा सा चीज़ें देखने का प्रयास करिए। हाँ, मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ आज, तो इसलिए आपको थोड़ी सी एनर्जी मुझ में नहीं लग रही होगी। लो फील करने का मतलब है कई बार चीज़ें जब हमारे अगेंस्ट जाती हैं, जैसे कि यही चीज़ें, ये मेरे बच्चे समझते ही नहीं है कि मैं उनके हित की बात सोचता हूँ, और वो फिर इस तरह से बिहेव करते हैं। तो मतलब ये चीज़ें कष्टप्रद होती हैं, कष्ट देने वाली होती हैं कि हम उनके लिए बेहतर से बेहतर करते हैं और वो इस तरह से चीज़ें करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तो मुझे मेरे हिसाब से आप चलने दीजिए। निश्चित इतना मैं आपको दावा देख करता हूं कि जिस दिन मतलब ये अब तक के सारे एक्ट आपको समझ में आए कि नहीं आए, अगर आपने गंभीरता से पढ़े हैं, और अगर आपने गंभीरता से उनको पढ़ा है, तो ये भी एक्ट आपको समझ में आएगा और आपको वो भी आगे बीएनएसएस भी समझ में आएगा। मूलभूत बात जो है वो आपको समझ लें, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अब नई जोड़ी गई धाराओं के संदर्भ में, कि नई कौन कौन सी धाराएं जोड़ी गई हैं। तो नई धाराओं के संदर्भ में एक जो नई धारा जुड़ी है, ये बस आप देख ले में, अभी अभी बस आप इस चीज को समझ ले में, ठीक है। डिटेल में हम इनकी बहुत आगे चलेंगे, बहुत डिटेल समझेंगे, मजा आ जाएगा आपको, है ना, गारंटी है, ठीक है, गारंटी है आपको कि मजा आ जाएगा। उसके बाद यहां पर क्या है, धारा 117(3) जोड़ी गई है, ठीक है, जिसमें क्या है, घोर उपहति द्वारा किसी को स्थायी विकलांगता देना। आईपीसी में हमने ये चीजें पढ़ी थी कि देखो जो ग्रीवियस हर्ट होती है, एक तो होती है हर्ट, किसी को चोट पहुंचाना, और चोट पहुंचाने का मतलब आपका क्या था। हाँ हम्म हाँ ठीक है, ध्यान से देखिए। हाँ ठीक है, तो घोर एक तो चोट होता है, चोट पहुंचाना, एक होती है गंभीर चोट। गंभीर चोट जो होती है, आगे जब हम जाएंगे तब इस चीज को समझेंगे कि 8 तरह की गंभीर चोटें होती हैं, कि जैसे उसमें मूलभूत बातें बताता हूं। किसी को नपुंसक बना देना, ये भी है, किसी को आपने नपुंसक बना दिया, किसी का आपने सिर का और मुंह का स्थायी विद्रूपण कर दिया। विद्रूपण मतलब आपने डिफॉर्म कर दिया फेस को ना, इतनी जोर से आपने घूसा मारा, कुछ मारा, हड्डी टूट गई, मुंह की सिर की हड्डी पिचक गई, है ना, या एक तरह से एसिड फेंक दिया अपने चेहरे पर, है ना, हाथ को काट दिया, शरीर के किसी अंग को आपने बिल्कुल शरीर से अलग कर दिया, एक आंख फोड़ दी, एक कान से बहरा कर दिया, है ना, और किसी जोड़ की हड्डी आपने तोड़ दी। इस तरह की चीजें जो होती हैं वो गंभीर
गंभीर चोटों में आपकी आती हैं। पर आईपीसी में इस पॉइंट का जिक्र नहीं था कि आपने किसी को ग्रीवियस हर्ट दी। देखो ये टर्मिनोलॉजी लिखी तो है, घोर उपहति का मतलब होता है गंभीर चोट, गंभीर चोट, ठीक है, गंभीर चोट, गंभीर चोट, ठीक है। तो अगर आप किसी को परमानेंट क्या कर देते हो, परमानेंट, परमानेंट आप क्या कर रहे हो, परमानेंट आप क्या कर रहे हो, किसी व्यक्ति को एक तरह से क्या विकलांग बना देना, उसको डिसेबल कर दिया आपने, तो ये भी आपकी चीजें जुड़ गई हैं। उसके बाद 117(4) में क्या है कि मोब, मोब का मतलब भीड़, भीड़ के द्वारा 5 या 5 से ज्यादा लोगों ने गंभीर घोर उपहति करी है। अभी मैं केवल आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं चीजें, ठीक है, अभी मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, इनको हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूं शुरू में, जिससे आपके पास ये पूरा का पूरा डेटा तैयार रहे और इस डेटा के तौर पर आप ये पहचान कर पाए कि नई चीजें क्या जुड़ी हैं। जो चीजें नई जुड़ी हैं, जो चीजें नई जुड़ी हैं उनमें क्या चीज है, उनमें वहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। तो मैं चाहता हूं कि ये चीजें पहले से आपको पता हूं, यही है कंपैरिजन आपका। उसके बाद 152 धारा जुड़ी है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों से संबंधित है। यानी कि भारत की सॉवरेनिटी और उसकी साथ में यूनिटी और अखंडता, ये जो है उनको खतरे में डालने का कोई काम कर रहा है, तो उससे संबंधित प्रावधानों को, प्रोविजंस को इसमें ऐड किया गया है, ठीक है, उसमें इसको ऐड किया गया है। अभी आपने देखा होगा कि जो बंगाल के पास जब हम जाते हैं ऊपर, सिक्किम और बंगाल के पास जाते हैं, तो वहां पर एक छोटा सा हिस्सा है भारत का, मैप में देखने में छोटा लगता है पर वो वैसे भी मतलब छोटा ही, उसको चिकन नेक बोला जाता है और उसको बार बार काट देने की धमकी दी जाती है कि इसको अगर हमने कट कर दिया तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं वो भारत से एकदम से अलग आपके हो जाएंगे। तो इस संदर्भ में भी, और इसकी बात बहुत ज्यादा की जाती रही है पिछले कुछ सालों में, जब भारत में अलग अलग तरह के, है ना, अलग अलग तरह के हम्म हाँ जितेंद्र कुमार, मैं आपको ब्लॉक करा रहा हूँ दोस्त, मुझे माफ करना, ठीक है, आप पढ़ने लायक नहीं हो मुझे लगता है, ठीक है। मैं आपको पहले वो चीजें बता रहा हूँ फिर क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। क्लास में बच्चा बोल रहा है कि आप आते ही शुरू हो जाते हो क्लास में और आपने आधा घंटा खराब कर लिया है। क्लास शुरू हुए अभी 20 मिनट हुए हैं, जबकि 10 से 15 मिनट हुए हैं, जिसमें 5 मिनट में डाउट्स एंड क्लैरिफिकेशन हुआ है, देन मैं कंटिन्यू आपको पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। और सॉरी टू से दैट यू आर द फर्स्ट गाय जिसको मैं आज ब्लॉक कराने जा रहा हूँ, और मुझे मतलब ऐसे बच्चों की जरूरत नहीं है, मुझे माफ करना, एक सेकेंड। हेलो, 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 चलिए, ठीक है। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य हैं, इनको ध्यान रखना है। उसके बाद 195(2) में कोई भी लोक सेवक है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, अभी मैं बेसिक बता रहा हूं, केवल आप सुन लीजिए, अभी आगे जाकर डिटेल में हम इन चीजों को समझेंगे। कोई भी लोक सेवक है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट है,
है ना, कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, जब वो क्या काम कर रहा हो, किसी बलवे को, किसी राइट को, है ना, कोई दंगा जैसे हो रहा, हालांकि दंगा शब्द अलग है यहाँ पे टर्मिनोलॉजी में, और क्या चीज है, दंगा शब्द आपके लिए वहां पर एफ्रे नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर बलवा यानी राइट जो है वो थोड़ा अलग है। पर सामान्य भाषा में जब मतलब कहीं पर भी बलवा हो जाता है तो उसको दंगे के नाम से कहते हैं, जन सामान्य लोग कहते हैं। तो लोक सेवक जब बलवा यानी राइट को दबा रहा हो तो उसको धमकी देना, उसको क्या काम करना, उसको धमकी देना, ये भी एक अपराध है, इसको मतलब जोड़ा गया है आपका ये बीएनएस में। साथ में 197 डी, वहां पर क्या चीज है, भारत की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले भ्रामक जानकारी अगर आप फैला रहे हो, भ्रामक जानकारी, मुझे लगता है गवर्नमेंट ने ये जो आपका वो हुआ था सीए, सिटीजन अमेंडमेंटशिप एक्ट जो हुआ था, सीए के बारे में जो आपने देखा था कि दिल्ली में बहुत दिन तक धरने चलाए गए थे और लंबे समय तक लोग सड़कों पर बैठे रहे थे, ऐसे में उसमें क्या हुआ था कि विपक्ष की कुछ पार्टियों ने और बाहर से भी फंडिंग ये आ रही थी, उसमें ये बात बोली जा रही थी कि ये जो सिटीजन्स अमेंडमेंटशिप एक्ट है इसमें भारतीय मुसलमानों की भी जो नागरिकता है वो चली जाएगी। तो इस तरह की जो खबरें, भ्रामक जानकारियां फैलाई गई और उनको पब्लिश किया गया, तो उनको देख करके ही क्या किया गया होगा, जो रिसेंट गवर्नमेंट है उसने ये बीएनएस में पॉइंट डाला होगा। और ऐसा तमाम, और उसी दौरान कुछ लोग थे जो ये बात बोल रहे थे, बहुत मतलब एग्रेसिव वे में ये बात बोल रहे थे कि भाई क्या करना है, आपका दंगा जो है, मतलब चिकन नेक जो है उसको हम कट कर देंगे, तुम क्या कर लोगे, ठीक है, उसको आप क्या काम कर लोगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 304 ऐड किया गया है। एक एक सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं शुरुआत में इनको लिखवा रहा हूं। झपट मारी, स्नैचिंग, स्नैचिंग क्या होता है, एक तरह से चलते हुए किसी की चेन और ये इत्यादि उसको हटा देना, उसको कर देना, इस संदर्भ में आपकी चीजें आ जाती हैं, इनको डिटेल से भी जानेंगे। उसके बाद यहां पर देखो सेक्शन 324(3) में सरकारी या स्थानीय संपत्ति को रिश्ती या नुकसान पहुंचाना। रिश्ती क्या होता है, मिसचीफ, इस इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, मिसचीफ कहा जाता है, और रिश्ती को ही नुकसान कहते हैं। तो पहले ये चीज नहीं जुड़ी हुई थी क्योंकि पहले लोगों की हिम्मत ही इस बारे में नहीं होती थी, क्या कि सरकारी संपत्ति को नुकसान। अब आप देखो कुछ भी हो जाता है, देश में दंगे हो जाते हैं, रेल फूंक दी, सरकारी बसें फूंक दी, पार्क फूंक दिए, सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। तो पहले इसके बारे में कोई बात नहीं थी, बट बीएनएस में अब इसको ऐड किया गया क्योंकि लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। स्थानीय, आपने देखा होगा एक वो बिहार में कुछ वो मैटर हुआ था, हालांकि वो गलती थी आरआरबी की, आरआरबी ने वो एनटीपीसी के कुछ रिजल्ट में गड़बड़ कर दी थी लास्ट टाइम, जो अभी एनटीपीसी हुआ था रेलवे वाला, हाँ ठीक है, रेलवे वाला जो एनटीपीसी हुआ था उसमें कुछ गड़बड़ हुई थी, तो तब वो खान सर भी बोले थे कि भाई तुमको सुधार करना पड़ेगा। और आप देखो बिहार में कितने भयंकर दंगे टाइप जैसे हो गए थे, बहुत मतलब खतरनाक कंडीशन हो गई थी। अब वहां पे क्या था, बच्चे तो पीछे हो गए थे और बच्चों के रूप में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लाभ उठाने के लिए आगे हो गई थी। तो उन लोगों ने क्या किया, रेल की रेल जला दी नवादा में और जहानाबाद इत्यादि में, आपने देखा होगा। तो इस तरह की स्थितियां जब बन जाती तो उनको टैकल करने के लिए इस नई धारा को यहां पर ऐड किया गया है। सरकारी या स्थानीय संपत्ति, स्थानीय संपत्ति मतलब कि किसी की मतलब स्थानीय संपत्ति का कुल मिलाकर क्षेत्र विशेष की संपत्ति जो पब्लिक यूजर्स के लिए रखी गई है, उसको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना, मिसचीफ करना, ये सेक्शन 324(3) में ऐड किया गया है। उसके बाद 341 में दो धाराएं यहां पर ऐड की गई हैं, 341(3) और 341(4). क्या, फर्जी मोहर बनाना, आपने बनाई होंगी फर्जी मोहरें, बहुत सारे एक से एक खिलाड़ी होते हैं, हाँ हाँ ठीक है, वहां पर होती है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखो। फर्जी मोहर क्या चीज है, आपकी फर्जी मोहर। तो हमारे साथ में कुछ बच्चे पढ़ते थे, तो वो क्या काम करते थे, वो अपनी ना वो प्रधानाचार्य की मोहर बना के रखते थे, ठीक है, प्रधानाचार्य की मोहर बना के रखते थे, और मम्मी पापा के साइन करने में वो एक्सपर्ट थे, पिताजी के। तो मतलब हमारी क्लास में, सबकी क्लास में होते थे, मैंने देखा था। तो जब स्कूल में वो आपके मंथली टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उसमें अगर कुछ करना होता था, नंबर कम आए, मम्मी पापा के साइन करवाने, तो पापा के साइन करवा के और मास्टर जी को दे दिए, लो जी, हाँ दिखाया था पापा को, हाँ जी दिखाया था, क्या बोले, सर बहुत मारा, मारने के बाद ये साइन कर दिया, उन्होंने बोला कि अगली बार सुधार करेगा। और अगर कुछ ऐसा होता था
कि कोई चीज अटेस्ट करनी है या कुछ भी करना है, तो वो प्रधानाचार्य की मोहर निकाली, ठप और ठप मारी और स्थिति। ये तो हालांकि बहुत छोटे स्तर की बात है, बट बहुत बड़े बड़े स्तर पर ऐसे स्कैम होते हैं कि फर्जी मोहरें बनाई जाती हैं, फर्जी प्लेट या है ना, फर्जी मोहर, साथ में प्लेट या उपकरण को कब्जे में रखना और उनको प्रयोग करना। फर्जी मोहर, फर्जी प्लेट या फर्जी उपकरण को अपने कब्जे में रखना और उनका प्रयोग यदि कोई व्यक्ति करता है, तो ये सेक्शन 3 और 4 341 में बताई गई है। इसको हम डिटेल से आगे देखेंगे, इसको आपको बहुत अच्छे ध्यान रखना है। और अंत में सेक्शन 358 में बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ये कह दिया है सेक्शन 358 में कि अब से पहले आईपीसी चलती थी, अब बीएनएस चलेगी। आईपीसी के द्वारा इसे 358 बीएनएस 358 सेक्शन के द्वारा आईपीसी को निरसित मतलब एक तरह से समाप्त किया जाता है। आज के बाद आईपीसी प्रवर्तन में नहीं रहेगी, एनफोर्स नहीं होगी और उसके हिसाब से कोई भी काम नहीं होंगे। आज के बाद बीएनएस से कार्य चलेंगे। क्या होंगे? बीएनएस से कार्य चालू किए जाएंगे या उसके माध्यम से कार्य होंगे। ठीक है, उसके माध्यम से आपके कार्य होंगे, चालू किए जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई प्यारो बच्चों? एक बार बताओ, फिर हम ऑफिशियली इस एक्ट को शुरू करने वाले हैं। हाँ, हम्म, हाँ, हाँ प्रशांत, उसमें क्या चीज है कि ग्रीवियस हर्ट का सेक्शन अलग है। ठीक है, देखो बहुत सारे सेक्शन इस तरह के होते हैं, जैसे आप आयकर वाले में भी बहुत सारी दिक्कतें आप देखो, वहां पर क्या बात बताइए, घोर उपहति द्वारा स्थानीय विकलांगता, स्थायी विकलांगता, ये सेक्शन अलग है और वो सेक्शन अलग है। पहले किसी भी अपराध की परिभाषा दी जाएगी, फिर उसके टाइप दिए जाते हैं कि भाई किस किस तरह से ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं, और देन फिर उसके दंड का प्रावधान किया जाता है कि क्या पनिशमेंट इसमें होना चाहिए। मुझे बताओ यहां तक की स्थिति आपको समझ में आ गई? हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, नहीं नहीं सब ठीक है मीनाक्षी, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, क्योंकि एक जैसी सी मिलती जुलती बातें बहुत सारे सेक्शंस में लिखी हुई हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं हुई है आप। ठीक है, मुझे यहां तक बताइए, यहां तक की स्थिति ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं? हम अब एक्ट को, हाँ हम अब एक्ट को चालू करना चाहते हैं। नहीं, हमने नहीं करी है कभी भाई ये चीजें। हाँ, यहां तक की स्थिति आपको स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, फिर एक्ट को हम ऑफिशियली चालू कर रहे हैं और अब से आपकी मौत शुरू हो जाएगी। हाँ, 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 नहीं जरूरी नहीं है बुक में ये चीजें हों, ये एडिशनली मैं करवा रहा हूं आपको चीजें। हम्म, ये चीजें मैं आपको एडिशनली करवा रहा हूँ, तो अगर सब चीज बुक में हो और वो सब चीजें क्लास में हो बुक में हो, तो बुक फिर क्लास की जरूरत क्या है या बुक की जरूरत क्या है? तो बुक में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो क्लास में नहीं होती। आप बिल्कुल ऐसे थोड़ी सोच रहे हो जो चीज क्लास में होगी वो बिल्कुल बुक में होगी, वो क्लास नोट्स थोड़ी ही हैं, वो बुक है, बुक को बुक के हिसाब से बनाया जाता है, उसमें सब चीजों का ध्यान किया जाता है। ठीक है, चलो अब आगे, अब हम बढ़ते हैं, हम प्रॉपरली हम एक्ट को शुरू करते हैं। अब आपको गंभीरता से सुनना है, समझना है। यदि आपको अपने हिसाब से कुछ चीजें नोट करनी है तो मैं प्रॉपर समय भी देता जाऊंगा आपको और मैं समझाता भी आपको जाऊंगा। आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। यदि आपने पहले से बीएनएस को पढ़ रखा है, मूल विधि जो पूरी पढ़ी हुई है, कहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी आपकी, कहाँ पर, यूट्यूब पर, तो आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी, हैंड रिटन पीडीएफ मिलेगी, और बुक नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बुक है तो और अच्छी बात है। तो अब हम फाइनली शुरू कर रहे हैं बीएनएस को। जितनी धाराओं के बारे में मैंने बताया उनको हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, उसको आप गंभीरता से याद रखें और बहुत गंभीरता से समझें। जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, जिनकी धाराएं जरूरी होंगी, उनको मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी धारा आपको याद रखनी है और कौन सी नहीं। ठीक है, और अभी आप चीजों को पढ़िए, आगे चल करके मैं जब ये पूरा सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा तब उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इन चीजों को आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। हाँ, 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 नहीं मैं कभी किसी को ब्लॉक नहीं करवाता हूँ। बच्चे हो यार आप मेरे, ठीक है? मेरे सामने जो आप हो सब बच्चे हो, मुझे पता है आप अपने मन की बात कहोगे, मैं कभी किसी को ब्लॉक नहीं करवाता हूँ। आज तक मैंने कभी किसी को ब्लॉक नहीं करवाया है।
बट मैं बता रहा हूँ, अगर किसी दिन ब्लॉक करवा दे फिर कोई खुलवाएगा नहीं। हाँ, तो प्रसन्न रहा करो और अच्छे देखा करो। अब हम देखने जा रहे हैं बीएनएस सेक्शन 1, और सेक्शन 1 ऑलवेज टॉक्स अबाउट क्या, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, यानी संक्षिप्त नाम क्या होगा इस पूरे के पूरे एक्ट का, ये कब से प्रारंभ होने जा रहा है और ये लागू कब से होगा। तो इसके बारे में हमने दो बातें तो बहुत अच्छे से जान ली हैं कि संक्षिप्त नाम तो इसका बीएनएस ही है, ठीक है, आपका बीएनएस ही है इसका नाम। उसके बाद आपका यहां पर प्रारंभ होने के बारे में भी हमने चीजें जान ली हैं, और लागू होने के बारे में भी हमने चीजें यहां पर सारी की सारी जान ली हैं। तो इसमें कुछ अलग सी वैसी बात नहीं है, सेक्शन 1 कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे पूछेगा क्या कि ये प्रारंभ कब हो रहा है और ये लागू कब हो रहा है, इन चीजों को आपको मैं पहले बता करके आ गया हूं, तो इसमें कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात जो आपकी शुरू होती है वो कहां से शुरू होती है, हाँ हाँ हाँ, वो कहां से शुरू होती है, वो शुरू होती है आपकी सेक्शन 1 के अंतर्गत ही, सेक्शन 1 के अंतर्गत ही लागू होने के संदर्भ में, है ना। इसमें ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है, लागू होना। यहां पर लागू होने के डेट के बारे में हम लोग डिस्कस पहले से कर ही आए हैं, प्रारंभ होने की डेट के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही आए हैं। अब यहां पर लागू होने के बारे में कुछ चीजें आप बहुत गंभीरता से देखें और बहुत गंभीरता से समझने का प्रयास करें, ठीक है, बहुत गंभीरता से समझने का प्रयास करें। क्या आपको ये बात पता है कि ये लागू किस किस पर होगी, डेट के बारे में तो हम जान चुके हैं, ये लागू किस पर होगी, हाँ ये लागू किस पर होगी, तो ये प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होगी। गंभीरता से पूछेगा कि बीएनएस किस किस पर लागू होती है, तो आप बोलोगे प्रत्येक व्यक्ति पर, जो कहां पर है, जो भारत के अंदर है। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते जाना है। ये किस किस पर लागू होगी, ये प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होगी, एवरी पर्सन पर लागू होगी जो विद इन इंडिया रह रहा है। और प्रत्येक व्यक्ति का मतलब केवल और केवल भारतीय नागरिक से नहीं है, अगर वह विदेशी नागरिक भी है और बीएनएस के उपबंधों का उल्लंघन कर रहा है, बीएनएस के जो प्रोविजंस हैं उनको वॉयलेट कर रहा है, तो वो भी इसके अधिकार में आ जाएगा, वो भी इसकी जद में आ जाएगा। तो हर एक नागरिक, चाहे वह भारतीय हो चाहे वह विदेशी हो, अगर वो भारत में रह रहा है और बीएनएस के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है, तो वह इसके अंतर्गत अपराधी माना जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है बहुत अच्छे से, कि भारत के भीतर का क्या मतलब है, विद इन इंडिया का क्या मतलब है। प्लीज बातें ना करें और पढ़ने पे ज्यादा ज्यादा ध्यान दें, फिर बोलेंगे कि ऐसा है और वैसा है, ऐसा है ना, याद नहीं हो रही, ये वो व्यर्थ की चर्चाएं कर रहे हो, पढ़ने पर ज्यादा ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो भारत के भीतर का मतलब क्या है, तो भारत के भीतर का मतलब ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि थल सीमा के भीतर, भारत की जो थल सीमा है, जहां जहां तक भारत की थल सीमा है वहां वहां तक हमारा क्या माना जाएगा, भारत है, ठीक है, वो थल सीमा है, भूमि सीमा है ना, बॉर्डर्स हैं, वहां तक कोई भी व्यक्ति चाहे भारतीय हो चाहे वह विदेशी हो, उस पर बीएनएस लागू रहेगी। उसके बाद वायु सीमा, वायु सीमा के भीतर, वायु सीमा के भीतर का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा आपको गंभीरता से जानना चाहिए, थोड़ा सा गंभीरता से समझना चाहिए। जैसे आप एक बात समझो, है ना, आप एक बात समझो, आप एक बात समझो, वायु सीमा के भीतर मतलब कि आपकी, जैसे मैं यहां पर बनाने का प्रयास करता हूं, ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, गंभीरता जानने का प्रयास करो, ये है मुंबई, ठीक है, ये है मुंबई, ये है ना। अब यहां पर ये मत बोल देना कि ये है मुंबई मेरी जान, ये नहीं चलेगा यहां पर, ये है मुंबई। और मान लिया यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपका कोई अन्य शहर है, कौन सा शहर हो सकता है यहां पर, आप मान लो कटक है यहां पर, ठीक है, मान लिया यहां पर कटक है, उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र मान लो कटक है। अब यहां से क्या हुआ, यहां से एक फ्लाइट चली और फ्लाइट चलने के बाद ये कटक तक जा रही है, मान लिया, ठीक है, ये कटक तक हमारा यहां पर ये फ्लाइट जा रही है, बहुत ध्यान से समझिए। और इस फ्लाइट पर, है ना, यहां पर ये क्या है, ये जो फ्लाइट चल रही है, ये जो हवाई जहाज उड़ रहा है, इस फ्लाइट पर दो आदमी हैं, एक है ए है और एक है बी। तो ए क्या काम कर देता है, ऊपर ही ए जो है वो बी की हत्या कर देता है इस फ्लाइट के दौरान ही।
तो यहां पर ये जो ए है, जो हत्या करने का आरोपी है किस चीज का, हत्या करने का आरोपी है, हत्या का आरोपी है, ये भी क्या हो जाएगा, ये बीएनएस की जद में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, बीएनएस की जद में, यानी बीएनएस के अधिकार क्षेत्र में यह व्यक्ति आपका आ जाएगा। ठीक है, तो भारत की थल सीमा के भीतर कोई अपराध कर रहा है, बीएनएस के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है, तो वह दोषी माना जाएगा। आपकी वायु सीमा के भीतर भी, अगर आकाश में उड़ते हुए भी, है ना, भारत की वायु सीमाओं के भीतर भी कोई अपराध करता है, तो भी वह क्या माना जाएगा, तो भी वह अपराधी माना जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और इसमें अच्छा सा समझाता हूं इसमें आपको। अब एक बात है, क्योंकि हमने ये एक बात कही है कि भारतीय सीमाओं के भीतर, है ना, भारतीय सीमाओं के भीतर, भारतीय सीमाओं के भीतर, ठीक है, भारतीय सीमाओं के भीतर भारतीय नागरिक तो दोषी होगा ही, विदेशी नागरिक भी दोषी होगा। सपोज करो ये पाकिस्तान का कोई शहर है, ठीक है, ये पाकिस्तान का कोई शहर है और ये बांग्लादेश का कोई शहर है। कहाँ का, ये सपोज करो ढाका है, ठीक है, ये सपोज करो ढाका है, और थोड़ा सा इधर ले लें, यहां पर ले लें कि ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, इसको कराची ले लो, ठीक है, इसको ले लो आप कराची, कराची है। अब मान लिया कि यहां से, कराची से, और कहां पर, ढाका के लिए कोई फ्लाइट जा रही है, ढाका के लिए कोई फ्लाइट जा रही है और भारतीय वायु सीमा का वह प्रयोग कर रही है। अब यहां पर क्या हुआ कि ए व्यक्ति जो पाकिस्तानी है ना, एक ए व्यक्ति जो पाकिस्तानी नागरिक है, ए व्यक्ति जो पाकिस्तानी नागरिक है, ए व्यक्ति जो पाकिस्तानी नागरिक है, जो वो क्या काम कर देता है, बी जो कि बांग्लादेशी नागरिक है, ठीक है, वो बांग्लादेशी नागरिक है, मान लिया क्या है, बांग्लादेशी नागरिक है, एक फ्लाइट कराची से ढाका के लिए मान लिया उड़ रही है और उस पर दो यात्री आपके बैठे हुए हैं, एक पाकिस्तानी है, एक बांग्लादेशी है। पाकिस्तानी जो है वो बांग्लादेश में जा रहा है, बांग्लादेश अपने देश में जा रहा है। तो ऐसे में ये ए जो है ये बी की हत्या कर देता है, किस दौरान, है ना, यात्रा के दौरान ही ये हत्या कर देता है। और जिस समय ये हत्या कर रहा है उस समय जहाज भारत की वायु सीमा के क्षेत्र में है, वायु क्षेत्र में है। तो क्या इस पाकिस्तानी व्यक्ति पर बीएनएस के तहत मुकदमा केस दायर किया जा सकता है? तो आप कहेंगे यस, क्योंकि यह अपराध कहां पर हुआ है, यह अपराध भारत की वायु सीमा के अंतर्गत हुआ है। हालांकि जरूरत तो नहीं है, बांग्लादेश वाले और पाकिस्तान वाले अपने आप निपटेंगे, बट अगर कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि भाई इसको दोषी बनाना है हमको भारत में, क्योंकि जब ये जहाज उड़ रहा था वो तो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं हमारे यहां पे नहीं हुआ है अपराध, बांग्लादेश वाले कहेंगे हमारे यहां पर अपराध नहीं हुआ है, तो यहां पर फिर मैं सजा कैसे दिलाऊं, बी को न्याय कैसे दिलवाऊं? तो अगर बहुत डेंस कंडीशन भी आ जाए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन भी आ जाए, तो भी यहां पर एक चीज हो जाएगी, ये जो ए है जो कि विदेशी नागरिक है, भारत के लिए तो विदेशी नागरिक ही है, तो ये आपका दोषी माना जाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है, ये लागू होने के संदर्भ में चीजों को थोड़ा सा गंभीरता से जानने और सुनने की जरूरत है। ठीक है, तो भारत के भीतर का मतलब थल सेना के भीतर, वायु सीमा के भीतर और जल सीमा के भीतर। अब एक बात और अच्छे से आपको समझनी चाहिए, एक बात और अच्छे से आपको जाननी चाहिए कि मान लिया हमने क्या हुआ, मान लिया कि ये गुजरात है, ठीक है, और ये भारत है, भारत तो पता नहीं क्या बन गया नीचे से भाई ये, ठीक है, ये भारत है आपका, ठीक है, मान लिया ये भारत है। तो जल सीमा ये कौन सा है, यहां पर ये अरब सागर है, कौन सा है, ये आपका अरब सागर है, और ये आपका बी ऑफ बंगाल है, ठीक है, बी ऑफ बंगाल, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। तो यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपका क्या होगा, ये जो भारत की जल सीमा है ना, भारत की जल सीमा है, उनका विस्तार कहां कहां तक है। देखो, अगर आप वाटर बाउंड्रीज के बारे में, अगर देशों के बारे में जानते हैं, ठीक है, वाटर बाउंड्रीज, हाँ, वाटर बाउंड्रीज के बारे में अगर आप जानते हैं, सब चीजें आएंगी, गंभीरता सुनिए, कोई भी नया क्वेश्चन अभी खड़ा नहीं करिए, हर एक चीज का समाधान आपका हो जाएगा। भारत का जहाज है, भारत का नहीं है, भारत में रजिस्टर्ड है, हर चीज क्लियर हो जाएगी। बस चुपचाप बैठे रहिए और ध्यान से सुनते रहिए, जब मैं पूछूंगा कि कुछ डाउट है तब आप बताइएगा। अब इसको समझिए, अब जल सीमा जो है तो वो कितनी है, वो 12 नॉटिकल मील के आसपास तक है। कितनी है, जहां पर अधिकार क्षेत्र माना जाता है, यानी ये दूरी और ये दूरी जो है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये 12 नॉटिकल मील है। कितनी है, 12 नॉटिकल मील है। अगर बिल्कुल अधिकार क्षेत्र की बात करें
तो जो हमारी तट है, तट से 12 नॉटिकल मील तक, ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत है कि 12 नॉटिकल मील तक क्या माना जाता है, उस देश की जलीय सीमा मानी जाती है। उसके अंदर अगर आप कोई भी विदेशी जहाज आता है तो हम उस पर मतलब कैप्चर कर सकते हैं, उस पर कानूनी प्रक्रिया लगा सकते हैं। और आप अगर कहो कि अगर प्राकृतिक संसाधन और आपको रिसोर्सेज निकालने हैं, ऑयल निकालना है समुद्र में से, तो उसके लिए फिर ये 200 नॉटिकल मील हो जाती है। ठीक है, उसके लिए ये 200 नॉटिकल मील हो जाती है ना। 200 नॉटिकल मील किसके लिए हो जाती है? खनन इत्यादि के लिए, खनन के लिए, तेल के लिए, तेल उत्पादन वगैरह के लिए ये हो जाती है 200 नॉटिकल मील। पर कानूनी रूप से 12 नॉटिकल मील आपकी जलीय सीमा मानी जाती है। अब एक बात समझिए, ये 12 नॉटिकल मील क्यों, किस आधार पर ये मानी गई? एक नॉटिकल मील को थोड़ा समझने का प्रयास करिए। एक नॉटिकल मील में आपके 1852 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1852 मीटर होते हैं। जल में जो दूरी को नापने की इकाई है वो आपकी क्या है? नॉटिकल मील है। थल पर दूरी को नापने की जो इकाई है वो किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, बट एक नॉटिकल माइल में या नॉटिकल मील में 1852 मीटर होते हैं। यदि आपको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़े तो 1 नॉटिकल मील इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझना है, ये बात आपको बहुत अच्छे से जान लेनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि पहले जलीय सीमा कितनी हुआ करती थी, तो पहले 3 नॉटिकल माइल हुआ करती थी, पर अब के समय में आपका क्या है? हाँ हाँ, ठीक है। और आप अगर देखो कि अब कितनी है, तो 12 नॉटिकल मील है। ये किस आधार पर आपका तय किया गया है कि पहले 3 नॉटिकल मील थी, अभी आपका 12 नॉटिकल मील है? तो एक प्रक्रिया अपनाई गई थी, एक ये अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रक्रिया अपनाई गई कि तट पर खड़ी करी गई एक तोप। ठीक है, एक तोप को खड़ा किया। ठीक है, एक तोप को खड़ा किया गया, पहिए वगैरह लगे हुए हैं, और यहां से गोला फायर करवाया गया। क्या कराया गया? यहां से एक शेल फायर कराया गया। तो जाकर के 3 नॉटिकल माइल पे गिरा, तो कह दिया गया कि भाई अभी क्षमता क्या है? अभी क्षमता आपकी 3 नॉटिकल माइल है। फिर ये अभी रेंजेस बढ़ गए, अभी रेंजेस बढ़ गए, तो ये रेंजेस हो गए ये आपके 12 नॉटिकल मील। अब तोप का गोला और ज्यादा दूर गिरने लगा। नहीं, ये बात नहीं है। शुरुआत में जब ये इकाई मापी गई तो 3 नॉटिकल माइल कहा गया, और उस समय तोप के गोले का यूज हुआ था। यानी ये इस हिसाब से तो क्या होगा कि लोग बना लेंगे, ले भाई मैं तो 500 किलोमीटर दूर का या 10,000 किलोमीटर दूर का गोला मारूंगा, ऐसे तो वहां तक की जमीन मेरी हो जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो मूलतः आपको बात ध्यान क्या रखनी है कि शुरुआत में जब इसको तय किया गया था तब तोप के गोले का प्रयोग किया गया था, तब 3 नॉटिकल मील थी, अभी 12 नॉटिकल मील है। तो प्रत्येक नागरिक पर, चाहे वह भारतीय हो चाहे वह विदेशी हो, भारत की सीमाओं के भीतर क्या है ना, तोप होता क्या है? तोप क्या होता है? तोप नहीं पता है तुमको? तोप क्या होता है? तोप का गोला नहीं पता है आपको? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ध्यान से, ये कुछ भी रिलेवेंट नहीं है, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। हाँ, डिलीजेंट पर्सन, मूर्ख पर्सन हो आप। हाँ, क्या आपको क्या पता है क्या रेलेवेंट है, क्या रेलेवेंट है? ऐसे तो कुछ भी रेलेवेंट नहीं है, आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए। तोप क्या होती है? जो आपकी आरटी गन होती है, आर्टिलरी के जो गन होती है आपकी, बिग गन्स लाइक बोफोर्स वगैरह, इस तरह की तोप, इनको कहते हैं तोप। तो बिल्कुल हिंदी को छोड़ ही दिया है क्या भाई? ठीक है, तो ओके है। तो अगर कोई भी व्यक्ति है भारत की सीमा के भीतर, तो उस पर ये आपका लागू हो जाता है। आगे कुछ चीजें और आपको समझनी है, कुछ चीजें आपको और समझनी है। अब इसमें एक बात है, ये सीधी बात इसमें एक बोली गई है, यदि इस संहिता यानी एक्ट के उपबंधों यानी प्रोविजंस का कोई उल्लंघन यानी कि वॉयलेशन करेगा, क्या करेगा? वॉयलेशन करता है, तो वह दोषी माना जाएगा और वह दंडित होगा और उस पर ये लागू होगी। ये एक कॉमन सी बात है, ये एक सिंपल सी बात है। ठीक है, ये एक सिंपल सी बात है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, भारत के भीतर की हमने बात कर ली, भारत के बाहर की हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि क्या भारत के बाहर भी इसको आपका लागू किया जाएगा? भारत के बाहर भी ये चीज नोटिस करी जाएगी? तो हाँ, भारत के बाहर भी ये बीएनएस जो है वह लागू होती है। किन किन कंडीशंस में? तो किसी व्यक्ति द्वारा, अब किसी व्यक्ति द्वारा, व्यक्ति का मतलब यहां पर भारतीय नागरिक से भी है और यहां पर विदेशी नागरिक से भी है। तो भारत से बाहर भी बीएनएस लागू होती है जब किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाता है।
तो मान लिया अपराध हो रहा है, ऑफेंस हो रहा है ना, आपका ऑफेंस हो रहा है, आपका ऑफेंस हो रहा है, ठीक है, ऑफेंस आपका हो रहा है, तो भी ये बीएनएस आपकी लागू हो जाएगी। जैसे कि पीड़ित भारतीय है, मान लिया क्या है कि कोई व्यक्ति यूएस में रहता है ना, कोई व्यक्ति यूएस में रहता है, या यूएस तो नहीं, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। अफ्रीकन कंट्री के एग्जाम्पल बहुत ज्यादा लिए जाते हैं जब कानून को पढ़ाया जाता है, विशेषकर युगांडा से तो कुछ ज्यादा ही प्रेम है, क्योंकि मैंने भी जब इन चीजों को समझने का थोड़ा प्रयास किया, तो ये ऐसे ही थोड़ी मिल रही हैं, ये कहीं लिखी थोड़ी मिलेंगी। जैसे एक बच्चे ने बोल दिया कि सर इररिलेवेंट चीज है, ये इररिलेवेंट चीज नहीं है, ये वो चीजें हैं जो कानून में पढ़ाई जाती हैं। जो पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं बंदे, जो लॉ पढ़ते हैं, उनको इतनी डिटेल से समझाया जाता है, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा आपको। हाँ ठीक है, तो उसमें क्या है कि मान लिया पीड़ित भारतीय है और वो कहां पे रह रहा है, युगांडा में रह रहा है। अब युगांडा में किसने क्या किया, वहीं के नागरिक ने क्या काम किया, वहीं के नागरिक ने उसकी हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि भाई हत्या करना हमारे यहां तो कोई दोष नहीं है, तो क्या हमारे नागरिक को कोई मतलब न्याय नहीं मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। वहां पर हम कहेंगे कि आपके यहाँ ऐसा कानून नहीं है, बट हमारे यहाँ एक ऐसा कानून है जिसमें हत्या करना एक अपराध होता है और हम आपके भी नागरिक को छोड़ेंगे नहीं। अब बात समझ में आई? विदेशी नागरिक भी इसके दायरे में आ जाते हैं, बस उनको हमको वहां से यहाँ लेकर के आना पड़ेगा। तो यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, और अपराध की स्थिति में चाहे पीड़ित भारतीय हो या अपराधी भारतीय हो, तो पीड़ित यदि भारतीय है तो जो उसका मतलब अपराधी है उसको भी हम खींच लाएंगे, ठीक है। और अगर अपराधी भारतीय है, विदेशों में जाकर के भारतीय व्यक्ति अपराध कर रहे हैं, तो वहां जाकर के वहां की गवर्नमेंट कुछ करे ना करे, हम फिर भी उसको बीएनएस के दायरे में ले सकते हैं। ये बात यहां पर आपकी कही जा रही है, ठीक है। तो विदेशों में, भारत के बाहर भी बीएनएस लागू होती है, चाहे पीड़ित भारतीय हो या आपका अपराधी भारतीय हो। और भारत से बाहर किया गया काम जो है वो बिल्कुल ऐसे माना जाएगा जैसे कि वह भारत में ही हुआ है, यानी कि बीएनएस का दायरा पूरे के पूरे विश्व में फैला दिया गया है इस एक छोटी सी पंक्ति को लिख करके कि भारत से बाहर, भारत की सीमाओं से बाहर कोई भी अपराध यदि होता है और पीड़ित भारतीय है या अपराधी भारतीय है, तो ऐसा माना जाएगा कि जैसे वह जो ऑफेंस है, वह जो क्राइम है, वो हमारे कहां पर आ जाएगा, वो भारत में ही हुआ है। इस तरह से उसको समझा जाएगा, इस तरह से उसको जाना जाएगा। बताओ, यहां तक की स्थिति एकदम स्पष्ट है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए, बताइए दोस्तों। हाँ बताइए, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, अच्छे समझ में आएगा जब आप सब चीजों को छोड़कर समझने पर ध्यान दोगे, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। बताइए। हाँ, भूपेंद्र, भूपेंद्र, हाँ भूपेंद्र राजा के लिए प्रयोग किया जाता है। भूप भी राजा के लिए होता है, भूपेंद्र भी राजा के लिए शब्द प्रयोग होता है। हाँ, इज दैट क्लियर? कोई डाउट तो आपको नहीं रहा होगा ना? समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ हाँ हाँ, भारतीय मतलब इंडियन, और क्या है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, भारतीय नागरिक मतलब इंडियन सिटीजन। अरे वाह रे, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हैं। इंडियन सिटीजन, चलो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू से अंग्रेजी माध्यम में पढ़े होते हैं, उनको हिंदी में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उन पर भी ये लागू हो जाएगी। अब एक बात, अब और अच्छे से बात अब समझो, और कहां कहां पर ये लागू हो जाएगी। भारत के भीतर चाहे विदेशी नागरिक हो चाहे भारतीय नागरिक हो, वह दोषी होगा। भारत की जल सेनाओं में, थल सेनाओं में, वायु सीमा में वो अपराध करता है तो दोषी है। भारत के बाहर भी, चाहे पीड़ित भारतीय हो या आपका अपराधी भारतीय व्यक्ति हो, है ना, ऑफेंडर, और आपका जो है, आपका जो मतलब एक्यूज्ड है और आपका एग्रीव्ड पर्सन है, अपराधी या पीड़ित जो भी है, वो भारतीय, तो भारत वहां पर भी लागू हो जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ लेना है। भारत से बाहर किसी स्थान पर भारतीय नागरिक द्वारा किया गया अपराध, ये आपको, ये तो पॉइंट ध्यान से रखो, ये है इंपॉर्टेंट बात। जैसे कोई बोल रहा था जहाज के बारे में, जैसे कोई बोल रहा था जहाज के बारे में कि यदि भारत में रजिस्टर्ड किसी शिप पर
या एयरक्राफ्ट पर। देखो, शीप होता है भेड़, शिप होता है जहाज, जलयान के संदर्भ में यहां पर बात हो रही है। ठीक है, जलयान के संदर्भ में यहां पर बात हो रही है। भारत में रजिस्टर्ड किसी शिप या एयरक्राफ्ट पर किया गया है ना, क्या है, किया गया है, क्या किया गया है, अपराध किया गया है, अपराध किया गया है, चाहे वह कहीं भी हो, है ना, भारत में हो या भारत से बाहर हो, और चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया हो, भारतीय नागरिक द्वारा किया गया हो या विदेशी नागरिक द्वारा किया गया हो। एक चीज आपको ध्यान से समझनी है, क्या बोलने का प्रयास किया जा रहा है यहां पर, बोलने का प्रयास किया जा रहा है अगर कोई जहाज, जलयान भारत में रजिस्टर्ड है और कोई वायुयान यानी कि एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट भारत में रजिस्टर्ड है, तो चाहे वह कहीं भी है वर्ल्ड में, चाहे तो इंडिया की बाउंड्रीज में खड़ा है या वर्ल्ड में कहीं पर भी वो खड़ा हुआ है, और उस पर कोई भारतीय नागरिक यानी इंडियन सिटीजन या फॉरेन सिटीजन, विदेशी नागरिक अपराध करता है, तो वो भी आपका बीएनएस के दायरे में आएगा। मान लिया भारत का कोई जलयान है, इंग्लैंड के पोर्ट पर जाकर के खड़ा हुआ है, और वो जलयान भारत में रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, और वहां पर कोई आपका यूके का एक नागरिक दूसरे नागरिक को गोली मार देता है, तो अगर हम चाहें तो उसको भी हम बीएनएस के दायरे में ला सकते हैं। अगर हमारा कोई एयरक्राफ्ट जो इंडिया में रजिस्टर्ड है और विश्व में कहीं पर भी उड़ रहा है, और वहां उसमें चाहे दो विदेशी नागरिक ही एक दूसरे के प्रति अपराध करें, तो अगर वो है कनाडा के ऊपर भी उड़ रहा है और वहां अपराध होता है, तो भी हम उसको बीएनएस के दायरे में लेकर आ सकते हैं, बट शर्त यह है कि भारत में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो भारत में रजिस्टर्ड किसी शिप या एयरक्राफ्ट पर किया गया अपराध, चाहे कहीं भी, वो इंडिया में हो, विद इन इंडिया हो, या भारत से बाहर हो, चाहे वो इंडियन सिटीजन के द्वारा किया जाए या आपके फॉरेन सिटीजन द्वारा किया जाए, वह क्या होगा, बीएनएस के दायरे में आएगा, बीएनएस के दायरे में आएगा, बीएनएस के दायरे में आपका वह आ जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हुई बात? हाँ, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई, बताइए। हाँ, बेवकूफों वाली बात मत करो बच्चों। अमित बोल रहा है चांद पर किसी ने हत्या कर दी, क्या बात कर रहे हो, चांद, चांद पर किसी का अधिकार है क्या? ये सब इलॉजिकल बातें। इससे पता लगता है आप अपनी पढ़ाई के प्रति कितने सीरियस हो। हाँ, अभी पहले प्रश्न मुझे उत्तर दो, समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक एक चीज क्लियर है? हम्म, एक एक चीज क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, 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 तो वो भी है, वो आई नहीं गई बात, वो यहां पे आ गई कि भारत की सीमाओं के भीतर अपराध हो रहा है, ठीक है, और वो जहाज जो है वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल दिया नहीं था, कराची से उड़ा और ढाका से है जहाज। भारत की अगर वायु क्षेत्र में, सीमाओं में अगर हो रहा है, जल क्षेत्र में अगर हो रहा है, किसी और देश का जहाज है, कहीं और रजिस्टर्ड है, वो यहां पर आ जाए और उस पर कोई भी विदेशी व्यक्ति भी अपराध कर दें, तो वो भी बीएनएस के दायरे में आ जाएगा। यदि हम चाहें तो उस पर भी हम केस चला सकते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये आपके काम आ सकती है इन फ्यूचर। बात समझ में आई, यस और नो? चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। ये देखो, सब मैंने इस तरह से करके बताया, आपको समझाया। हाँ, ठीक है, चलो। अब उसके बाद एक नया पॉइंट आपका इसमें ऐड किया गया है, एड ऑन किया गया है, क्या, कि भारत में स्थित किसी कंप्यूटर रिसोर्स। अब मैं आपको पढ़ा के आ गया हूं कंप्यूटर रिसोर्स में क्या क्या आता है। मैंने आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 पढ़ा दिया है। यदि भारत में कोई कंप्यूटर रिसोर्स रखा हुआ है, कंप्यूटर रखा हुआ है कोई, उससे संबंधित और कोई डिवाइस रखी हुई है, उसको टारगेट बनाकर भारत से बाहर किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाता है, तो उस व्यक्ति को भी उठा करके हम ले आएंगे। और आपने ये बात बहुत अच्छे से समझी होगी कि हमने क्या देखा था कि जितने भी हमने एक्ट पढ़े, उस एक्ट में अकेला एक एक्ट ऐसा
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था, जिसका विस्तार जो है, जिसका जो प्रभाव है, वो भारत के बाहर भी है। भारत के बाहर कोई विदेशी नागरिक भी यदि भारत के कंप्यूटर संसाधनों पर, कंप्यूटर रिसोर्सेज पर वहां से बैठ करके हमला करता है, अपराध करता है, तो वह भी आपके आईटी एक्ट सन 2000 के दायरे में आ जाएगा। और वही बात हमने यहां पर भी लिख दी है अब बीएनएस में, कि भारत में कोई कंप्यूटर रिसोर्सेज रखे हुए हैं और उनको टारगेट बनाकर कोई ऑफेंस करता है भारत से बाहर भी किसी प्लेस से, तो वह व्यक्ति भी हम उसको अपराधी बना लेंगे। हम उसको अपराधी बना लेंगे, किसके दायरे में ले आएंगे? उसको बीएनएस के दायरे में हम लेकर के चले आएंगे। हाँ हाँ, आज थोड़ा सा मन ठीक नहीं है। हाँ, अरे 5 बज गए क्या? अरे देखो, एक्सप्लेनेशन में ऐसे ही पता नहीं लगता है। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, ये पूरी कई धाराओं के बराबर थी। हाँ हाँ, राजा को नृप कहा जाता है, भूप कहा जाता है ना, महेंद्र कहा जाता है। धरती के जितने पर्यायवाची हैं उसमें ईश लगा दो या इंद्र लगा दो, उससे आपके धरती के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे महेंद्र है ना, महीप शब्द होता है, अधिप शब्द होता है, अधिप है ना, अधिप शब्द भी राजा के लिए प्रयोग होता है। बताइए, समझ में आया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ हाँ, समझ में आ गई सारी बात? एक बार बताइए। चलो, जब तुम्हारी इतनी इच्छा है तो उस पर विचार करेंगे, देखेंगे। हाँ हाँ, हिंदी अब मैं राजस्थान के लिए पढ़ाऊंगा, तब उसमें देखेंगे। हाँ, थोड़ा स्पीड बढ़ा दी। देखो यार भाई, प्लीज चलने दो चीजों को। अब मैं कुछ कहता नहीं हूँ, कोई कहता है स्पीड बढ़ा दो, कोई ऐसा, सब ठीक चल रहा है, ओके है। अब स्पीड बढ़ा दो, कोई कह रहा हाथ से लिख कर पढ़ाओ, कोई कह, तो भाई मुझे अपने हिसाब से कराने दो, मैं करा रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, बस बात खत्म। मैं पीडीएफ के माध्यम से ही पढ़ाऊंगा और आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। आप समझेंगे तो एक एक शब्द आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अब अगली कक्षा में। अंकित यादव, आज आपका जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्त आपको। हम्म, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक। हाँ, अगली बार जब आप अगली जन्मदिन मनाएं तो आपके दरोगा के जो सितारे हैं वो आपके पक्के हो जाएं। चलो ठीक है, मिलते हैं कल दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय।